जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। एक बार सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे और वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे। सभी लोग जल्दी से जुड़िए दोस्तों, सभी लोग। हाँ जी, चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए यहाँ पर हम लोग इस क्लास में मैथ का कर रहे हैं प्रैक्टिस, और डेली आपका प्रैक्टिस चलता है। और ये जो प्रैक्टिस हम लिए हैं, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने लिया है, ये सभी के सभी यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक आता है उसी से हमने क्वेश्चन लिया है दोस्तों। और ये वॉल्यूम सेकेंड का यहाँ पर सारा का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। और वॉल्यूम सेकेंड में दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर 113 नंबर का सेट जो है वही आज हम लोग करने वाले हैं, जो 5/9/2022 फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए, यहाँ पर कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए थे। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम का पेपर का लेवल क्या होगा, तो आप इसको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या होगा। क्या आप लोग तैयार हैं सर? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? शुरुआत किया जाए। हमने रीजनिंग का भी यहाँ पर शुरुआत कर दिया है, रीजनिंग का भी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। तो दोनों आप लोग देखिए दोस्तों, साइंस का भी हम जल्द ही ला रहे हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं और आज के इस सेट का पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पर। सभी लोग पेपर पेन लेकर बैठ जाइए सर, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग सवाल को पढ़िए और आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। चलिए पहले सवाल को यहाँ पर समझ लेते हैं। सर यहाँ पर क्या दिया गया है, सवाल में बोला गया कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 8410 है और उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF 29 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है लघुत्तम महत्तम का, इसको समझेंगे आप लोग। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बस यहाँ पर होता क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणे HCF। यह तरीका होता है। अगर आप पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या में करते हैं और लघुत्तम का गुणा जब महत्तम में करते हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, यहाँ पर बराबर होते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन सा कंसेप्ट है। इसी से सवाल को हल करना है, चीज़ों को समझेंगे बड़े ध्यान से। यहाँ पर बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, 8410 है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान दिया गया है यहाँ पर 8410, ये दिया गया है। LCM आपको निकालना है, LCM निकालना है। HCF यहाँ पर दिया गया है 29 है, HCF क्या दिया गया है 29 है। यानी हमें LCM अगर निकालना है, LCM निकालना है तो यहाँ पर 8410 में भाग कर देना पड़ेगा। किससे? 29 से भाग करेंगे। अभी कुछ समय के लिए जीरो भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पर जीरो तो आएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ध्यान से समझेंगे। आपको अगर 29 का पहाड़ा याद है तो आसानी से कर पाएंगे, नहीं याद है तब कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 1 है, इसमें इकाई अंक क्या है, 9 है। अब भाई 9 से अगर भाग दे रहे हैं तो 9 से भाग देंगे तो कितनी बार में भाग देंगे कि इकाई का अंक 1 आ जाए, इकाई का अंक। तो यहाँ भी आप इस जीरो को नहीं ध्यान दीजिएगा, जीरो तो सभी में है, जीरो तो रहबे करेगा। यहाँ पर इकाई के अंक पर ध्यान देना है, इकाई के अंक पर ध्यान देना है, जीरो को छोड़ने के बाद। अब यहाँ पर सर यहाँ पर 9 है, जीरो के बाद 9 है ना सर यहाँ पर, तो 9 का गुना 9 में करेंगे तो 1 बनेगा। 9 का गुना यहाँ पर 1 है तो इसमें 1 में करेंगे तो 9 बनेगा। ये तो आंसर नहीं सही है। 9 का गुना यहाँ पर 3 है, 3 में करेंगे 27 होगा, भी नहीं सही होगा। 9 का गुना 7 में करेंगे 9 7 63 7 होगा, ये भी आंसर सही नहीं है। यानी पहला ही ऑप्शन सही है। यानी अगर आप 29 से भाग करते हैं, अगर 29 से भाग करेंगे 8410 में तो 29 बार में ही जाएगा, और जीरो है तो जीरो यहाँ पर चिपका देंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, सवाल को लगाने बैठ जाते हैं, लेकिन आप इसका तरीका समझिए दोस्तों। इसका जो एडवांस तरीका है उस चीज़ को आप समझेंगे तब आप आसानी से सवाल को बना पाएंगे। मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा। बात क्लियर है? क्या इसमें कोई दिक्कत है? लगा पाएंगे सर आप लोग? अगर 29 का पहाड़ा नहीं आता है, भाग देंगे तो आएगा ही, लेकिन सर यहाँ पर 29 से भाग देंगे तो 29 ही आएगा, जीरो यहाँ पर चिपका देना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर इकाई अंक देख लीजिए, हमें 1 लाना है, 9 का गुना जब 9 में करेंगे तो 1 आएगा। चलिए, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है, पढ़िए सवाल को, आप लोग सवाल को पढ़िए पहले। यहाँ पर
देखिए इसमें बोला गया कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देकर 571.20 में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 12% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्या बताना है सर यहाँ पर? तो वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर पूछा गया है। क्रय मूल्य आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। वस्तु का यहाँ पर क्रय मूल्य बताना है, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि दुकानदार ने 2 इसका छूट दिया है। दुकानदार ने कितने छूट दिए हैं? 2 छूट दिए हैं भाई। यहाँ पर 20% का छूट है, 15% का छूट है। इसका हम निकाल लेंगे एकल छूट सक्सेसिव मेथड से। वही ए बी फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर। यानी हम कहेंगे यहाँ पर 20 प्लस का 15 और माइनस का यहाँ पर 20 गुणे 15 बटे यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 20 और 15 क्या हो जाएगा यहाँ पर 35, माइनस 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 एक कम 2, 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 3 15, 3 बार में जाएगा। 35 में से यहाँ पर 3 घटाना पड़ेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 32। तो इसका एकल जो छूट आ गया कितना आ गया? 32% आ गया। एकल छूट कितना आ गया? 32%। इसने कहा कि अगर 32% का छूट है सर, 32% का इसका एकल छूट है तो बिका कितने में है भाई? 100 इसका अंकित मूल्य रहा होगा, 100% 32 का छूट दिया गया, इसका मतलब बिका है या कितने में? तो सर ये बिका है कितने में बताइए? 68% पर। 68% पर यहाँ पर बेचा गया है। तो 68% में बिका है तो कितने में बिका है? 571.20 इतने रुपए में बेचा गया है। आपसे पूछा है क्रय मूल्य बताइए, तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? नहीं, क्रय मूल्य का पूछा है। 12% का लाभ होता है यहाँ पर। पहले आप यह निकालिए कि इसका अंकित मूल्य है कितना। अंकित मूल्य कितना है? यानी 100% का मान निकाल दीजिए। 100% का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर 100% का मान निकालेंगे तो 571.20 बटे में 68 गुणे 100 कर देना है, ठीक है। ठीक है, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? बताइए। यहाँ से 20 से ये दशमलव क्या है? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। दशमलव ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसको भाग करेंगे दोस्तों, इसको भाग करते हैं, 68 से भाग करना है तो भाग कर दीजिए सर। यहाँ पर भाग करिए ज़रा। चलिए अगर आप इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 2 3 6 और 2 चौको 8, या फिर आप इसको 17 से काट दीजिए। 17 चौको 68, 4 बार में कटेगा। और इसको 17 से काटेंगे तो 17 तियाँ 51 बचेगा 6, 17 तियाँ 51 बचेगा 10, 17 छक्का 102, इतना बार में जाएगा। इसको अभी 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 1 बचेगा, 4 चौको 16 0। यानी इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है? तो 840 रुपये है। अब इसी को बेच रहा है, कोई छूट नहीं देता है, यानी इतने पर ही बेचता है और उसको 12% का लाभ होता है। तो बताइए उसका क्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो क्रय मूल्य क्या रहा होगा ये पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है भाई? अगर इतने में ही बेचते हैं तो यही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा और 12% का लाभ यानी 112 में बेचा जा रहा है। 112 में बेचा जा रहा है कितने में? तो 840 रुपये में, ठीक है। तो 100 में कितना हो जाएगा? 100 में 100 का मान निकाल दीजिए। यहाँ पर 840 और गुणे यहाँ पर 112 बटे 112 गुणे 100 कर देना है, ठीक है। बटे यहाँ पर 100 कर देना है। तो जो काटने वाला है काट देंगे वहाँ पर, और यहाँ पर काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा? कितनी बार में जाएगा भाई? इसको काटिए आप 4 से, तो 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ठीक है। 7 से काटेंगे 7 त्रिक 21 और 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 4 बार में। 4 से काटेंगे तो 25, 25 चौका 100, यहाँ पर 0 बचा हुआ है, 0 यहाँ पर एबा करेगा। 25 चौका 100, 25 बार में ये कर जाएगा। 25 का गुना 30 में करेंगे तो 25 3 75 यानी 750 रुपये। इसका जो क्रय मूल्य है दोस्तों वो 750 रुपये हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है।
750 रुपये। ठीक है, चलिए थोड़ा यहाँ पर समझने की खेल है दोस्तों, अगर आप समझ गए तो आसानी से बना पाएंगे। अच्छा एक बात और, यहाँ पर दोस्तों हम स्लो लगा रहे हैं, हमारा मकसद है आपको समझाना, लेकिन आपको समझाना आप नहीं किसी को समझाएंगे, आपको सवाल लगाना है तो आप फास्ट लगाएंगे। मतलब यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं, लेकिन आपको क्या करना है, स्पीड मेंटेन करना है, स्पीड में लाना है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर बताएंगे आप लोग क्या होगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर अभी आप स्लो पढ़ा रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, तो मेरे भाई मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ तो स्लो चलना ही पड़ेगा हमें। चलिए भाई इसका उत्तर बताइए, इसमें क्या बोला जा रहा है। इस सवाल में कहा गया यहाँ पर कि यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक उसके माध्य से 16.2 अधिक हो तो उसका बहुलक उसकी माध्यिका से ... अधिक होता है। उत्तर ज्ञात करने के लिए प्रायोगिक सूत्र का प्रयोग करें। अब यहाँ पर जो प्रायोगिक सूत्र है उसका यहाँ पर प्रयोग करना है। अब कौन सा फार्मूला है सर, यहाँ पर देखिए फार्मूला ये होता है बहुलक बराबर बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है इसका फार्मूला। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर बोला गया कि यदि किन्हीं आंकड़ों का बहुलक उसके माध्य से क्या है 16.2 अधिक है। भाई अगर हम माध्य यहाँ पर माध्य को अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम माध्य को x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुना x। बोलिए होगा कि नहीं होगा। बहुलक क्या हो जाएगा इसका बहुलक क्या हो जाएगा, माध्य से 16.2 अधिक, तो माध्य तो x माना गया है तो बहुलक क्या हो जाएगा x प्लस 16.2, ये हो जाएगा इसका बहुलक बराबर। माध्यिका ज्ञात करना है तो माध्यिका यानी 3, माध्यिका के लिए हम कैपिटल एम लिख दे रहे हैं यहाँ पर 3m। ठीक है, अभी आप इसको जब इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, बोलिए, इधर जाएगा यानी x वाले को एक साइड कर लीजिए, x वाले को एक साइड नहीं सभी को एक साइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2x इधर होगा, माइनस का 2x इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से 3x हो जाएगा, 3x प्लस का 1 6 मतलब 16.2 बराबर यहाँ से 3m। 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर कटेगा 3 से, 3 5 15, 3 चौको 12, तो m का मान यहाँ से आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों x प्लस का 5.4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यह m का मान आ गया, m का मान आ गया। अब पूछा है कि माध्यिका से अधिक होता है, माध्यिका से अधिक होता है, ठीक ना, माध्यिका से अधिक होता है, बहुलक उनकी माध्यिका से अधिक होता है। भाई बहुलक क्या है, तो बहुलक तो ये है, बहुलक माध्यिका से अधिक है, तो कितना अधिक है यहाँ पर घटा दीजिए भाई, x प्लस 16.2 में से घटा देना है आपको क्या चीज़, x घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 5.4 हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, 16.2 में से 5.4 घटाएंगे तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 5 बचा है, यानी 15 में से 5 गया तो क्या बचेगा 10। ठीक है, तो कितना अधिक है, 10.5 अधिक है, माफ कीजिएगा 10.8 अधिक है, 10.8 अधिक हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही है। ए ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर है 10.8। इस बात में कोई दिक्कत है बताइए, अगर इसमें समझने में अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप लोग सर पूछ सकते हैं, कोई डाउट की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर आप सभी लोग करके बताएंगे क्या होगा। अब इस सवाल में क्या कहा दिया कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर
के बराबर है। भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है बताइए, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। बात क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर मान रख देना है 4 पाई का मान सर यहाँ पर 22/7 रखना है, 22/7 रखना है, इंटू आर स्क्वायर। त्रिज्या क्या है नहीं पता है ना सर, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो व्यास 14 है, त्रिज्या क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 गुना 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 गुना 7 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर गुना करना है, 7 चौक 28 दूना 56, 56 में दोस्तों आप क्या कर दीजिए 11 का गुना कर दीजिए, 11 का गुना करना आसान होता है, तो 6 6 5 11 5 1 6, यानी यहाँ पर 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? सी ऑप्शन सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताते रहें सर आप लोगों को क्या चीज़ें समझ में आ रही है, बोलिए। आप लोग सर कमेंट करके बताते रहें, जो भी डाउट रहता है आपका तुरंत निसंदेह पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कमेंट करिएगा, आप सभी लोगों का कमेंट मैं देखता हूं और उसको जवाब भी देता हूं। चलिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। यदि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें एक कोण ACB बराबर 40 है, तो कोण ADB का माप ज्ञात कीजिए। कोण ADB का माप यहाँ पर बताना है। फिगर कुछ इस प्रकार से है, पहले मैं आप लोगों को फिगर यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। इसका फिगर क्या बनेगा, यहाँ पर एक समचतुर्भुज है दोस्तों, एक क्या है, एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर चलिए, ये यहाँ पर दोस्तों समचतुर्भुज है। अब गौर करेंगे यहाँ पर दोस्तों, सभी लोग गौर करेंगे, यहाँ पर ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज हो गया। बात क्लियर है? ABCD एक समचतुर्भुज हो गया, इसका नाम दे रहे हैं, यहाँ पर A है और ये B है और यहाँ पर C है और ये क्या है, तो ये D है। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर बोला गया कि कोण ACB अगर ऐसे यहाँ पर बीकर में खांच देते हैं यहाँ पर, तो ACB यानी इस वाले कोण की बात कर रहा है, और ये कोण कितना दे रखा है, यहाँ पर 40 दिया गया है। ये कोण कितना दिया गया है सर यहाँ पर, तो ये कोण 40 दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या गया है, कोण ADB का मान पूछा गया है। कोण ADB यानी आप यहाँ पर ये बीकर और है, इसका मान यहाँ पर आपसे पूछा गया है। क्या इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को? क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है बताइए, बोलिए सर, क्या इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत की बात है समझने में? अरे बोलिए सर, कोई दिक्कत है यहाँ पर? चलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो गौर से समझेंगे यहाँ पर दोस्तों, सभी लोग गौर से समझेंगे। अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो एक कोण D है और कोण यहाँ पर C है, इनका सम 180 अंश होगा। एक ही साइड के दोनों कोण क्या होते हैं, 180 अंश के बराबर होता है। यानी दो संगत कोणों का मान जो होता है, यानी योगफल जो होता है वह 180 अंश होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो विकर्ण है दोस्तों, कोणों को समद्विभाजित करती हैं, इस बात को भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर गौर करेंगे, कोण D और प्लस कोण C बराबर क्या है, तो सर 180 अंश हो जाएगा, यहाँ पर 180 अंश। ठीक है भाई, 180 अंश हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं सर कोण 1/2 कोण D का आधा करना है, कहने का मतलब ये है, और कोण C का आधा भी यहाँ पर हो जाएगा। कोण C का अगर आधा करेंगे तो कोण C का आधा मतलब 1/2 कोण C, तो ये भी आधा हो जाएगा सर, यहाँ पर 90 डिग्री के बराबर होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? होगा। यहाँ पर कोण C का माप दिया गया है, आधा कोण का मान दिया गया है यहाँ पर कितना, 40, तो 1/2 कोण D प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और बराबर यहाँ से क्या है, तो 90 है। तो 1/2 कोण D बराबर 40 को जब इधर लेकर जाएंगे तो 90 में से 40 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 50। ठीक है, तो कोण D का मान क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, तो कोण D का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोण D का मान कितना हो जाएगा सर, तो कोण D का मान यहाँ पर दोस्तों क्या होगा,
100 हो जाएगा। हालांकि हमें कोण डी का मान नहीं ज्ञात करना है, हमें तो यहाँ पर कोण ए डी बी का माप हमें ज्ञात करना है, मात्र हमें इसका माप यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी आधा का ही ज्ञात करना है। आधे का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री। क्या आएगा यहाँ पर आधे का मान? भाई आधा कोण का मान क्या आएगा? 50 डिग्री आएगा। तो 50 ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी 50 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? बताइए, बात समझ पाए सर? बोलिए बोलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत है? चलिए आगे चला जाए। हमें यहाँ पर किस कोण को बताना था? कोण ए डी बी का माप बताना था। हमें इस कोण को बताना था दोस्तों, ये कोण जो है इस कोण को बताना था। तो ये कोण क्या हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर, और अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, लगाइए इसको। देखिए सर, इसमें क्या कहा गया? इस सवाल में बोला गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। भाई मूल भिन्न आपको यहाँ पर मान लेने हैं। मान लेते हैं मूल भिन्न क्या है? तो x/y है। मूल भिन्न क्या मान लेते हैं सर? यहाँ पर x/y मान लेते हैं। अगर अंश में 10% की वृद्धि कर देते हैं तो 110% हो जाएगा। बोलिए 110, और हर में यहाँ पर 5% की कमी करेंगे तो हो जाएगा 95। कितना हो जाएगा? 95। और ऐसा करने के बाद वह भिन्न जो होता है वो 4/5 के बराबर हो जाता है। तो 4/5 के बराबर कर देंगे। यहाँ पर 5 से काटेंगे, यहाँ पर 5, 19 5 95, 19 5 यहाँ पर 95। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 5 10, 2 5 10, 55 बार में जाएगा। तो x/y का मान ज्ञात करना है। x/y का मान ज्ञात करेंगे तो 19 चल जाएगा ऊपर, 2 के पास, 19 दूना 38 हो जाएगा यहाँ से 38, और 55 चल जाएगा नीचे यहाँ पर, तो नीचे हो जाएगा यहाँ पर 55, यानी 38 बट्टे यहाँ पर 55 इसका राइट आंसर होगा। 38/55 डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए सर, इसमें क्या कहा जा रहा है? अभी इसमें इस सवाल में बोला गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया कि x पर b बटे x पर c पर पावर b प्लस c है। उसी प्रकार गुणे यहाँ पर x पर c बटे x पर a पर पावर c प्लस a है, इंटू x पर a बटे x पर b पर पावर एक a प्लस b है। इसका मान आपको ज्ञात करने हैं। तो गौर से समझेंगे। आप इस वाले भिन्न को लिख सकते हैं, क्या चीज़? इसको लिख सकते हैं x पर b माइनस सी, लिख सकते हैं b माइनस सी। बोलिए, लिख सकते हैं। और इस पे घात जो है वो है b प्लस का c, b प्लस का c हो जाएगा। ठीक है? बोलिए, कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलिए, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं सर? क्या इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जा सकता है? बोलिए, क्या इस प्रकार से यहाँ पर लिखा जा सकता है? उसी प्रकार गुणे यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं, x पर c माइनस का a पर घात c प्लस का a, c प्लस का यहाँ पर a हो जाएगा, इंटू यहाँ पर x पर घात a माइनस का b और a प्लस का b हो जाएगा। अब ऐसा कैसे होता है सर? ये घातांक करने का रूल होता है। अगर x पर घात a बटे x पर घात b है तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर आधार, इसको x को आधार बोलते हैं, आधार सेम है, तो इसको लिख सकते हैं हम a पर घात a माइनस का b। ये कंसेप्ट होता है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये तरीका होता है। ठीक है? चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा करना है। गुणा करेंगे अगर आप, तो एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी है, तो यहाँ से हो जाएगा x पर घात b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। ठीक है? और इंटू यहाँ पर x पर घात c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा? x पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर।
अब आधार समान होता है तो घात यहाँ पर जुट जाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, यक्स पर घात यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब जो कटेगा उसको काट देंगे सर। यहाँ पर देखिए क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस है, यानी फाइनली आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स पर घात कितना बचेगा, यहाँ पर जीरो, कुछ नहीं बचा जीरो। और किसी भी संख्या या अक्षर जो भी है अगर घात जीरो है तो उसका मान एक होता है। क्या होता है, उसका मान एक होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, आपको चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए सर। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। देखिए, यदि 3 और -7 एक द्विघात समीकरण के मूल हैं तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। वह द्विघात समीकरण आपको बताना है। भैया यहाँ पर क्या करना होता है, आपको याद रखना है सर। यहाँ पर मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है सर, यहाँ पर तो मूलों का योगफल का फार्मूला होता है यानी अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग क्या होता है, यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 3 प्लस -7 करेंगे तो माइनस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे, मूलों को गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, माइनस का 21 आएगा। इसमें कोई दिक्कत। द्विघात समीकरण का फार्मूला भी होता है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। मूलों का क्या होता है सर, यहाँ पर योगफल इंटू एक्स यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। बस अब इसी में रख देना है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस का 4x हो जाएगा। और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ये हो जाएगा इसका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, पहला ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, इसको लगाइए। पढ़िए पहले सवाल को। एक आयत की छोटी भुजा की लंबाई लंबी भुजा से 10 सेंटीमीटर कम है। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान के 6 गुने के बराबर है। इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, इसकी लंबी भुजा की लंबाई बताना है कितनी है। अब यहाँ से गौर से समझेंगे सर। यहाँ से आप क्या लगाएंगे, कौन सा तरीका लगाना है। यहाँ पर सर, यहाँ पर मान लेते हैं लंबाई L है, चौड़ाई क्या है यहाँ पर B है। लंबाई को L मान लिया, चौड़ाई को B मान लिया। ऑप्शन से हल करते हैं दोस्तों, आसानी से बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम मानते हैं कि पहला ही ऑप्शन इसका सही है। क्या पूछा गया है, इसकी लंबी भुजा की लंबाई, यानी लंबाई यहाँ पर दिया गया, लंबाई को मान लेते हैं यहाँ पर 25 है, लंबाई को 25 मान लेते हैं। तो बोला गया कि आयत की छोटी भुजा की लंबाई लंबी भुजा से 10 सेंटीमीटर कम है। तो 10 सेंटीमीटर ये छोटी भुजा कम हो जाएगी चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बोलिए 15 होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, इनका जो क्षेत्रफल होगा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75 के 5 हासिल का 7, 15 × 30 = 7, 37, 375 होगा। इसके परिमाप का 6 गुना के बराबर है। इसका परिमाप क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 25 और 15 यहाँ पर 40, 40 का गुना 6 में करेंगे, 6 चौको 24, 240 हो जाएगा। अब इसका 6 गुना है क्या, यहाँ पर 6 गुना है भाई। यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो 6 गुना कहाँ पर आएगा, नहीं आएगा 6 गुना, 6 गुना नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर जो लंबी भुजा है वह 25 नहीं है, कुछ और होगा। पहला ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, गलत। दूसरा ऑप्शन को चेक करते हैं। मानते हैं लंबी भुजा जो है वह क्या है, उसको सर मान लेते हैं 30 है। अगर 30 ये है तो ये छोटी भुजा 10 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब है कितना है, 20 है। दोनों का यहाँ पर जब आप निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, तो 30 गुना 20 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 600। इसका यहाँ पर निकालेंगे आप परिमाप, तो 30 20 50, 50 गुना 2। परिमाप का फार्मूला होता है L प्लस का B 2L प्लस B होता है ना। यहाँ पर यही फार्मूला होता है। ठीक है भाई।
और तो यहाँ पर इसको जब रखेंगे 30 20 50 दूना 50 दूना क्या हो जाएगा 100। ये परिमाप हो गया। अब इसका 6 गुना करेंगे तो ये 600 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन से आप इस सवाल को बना पाएंगे सर। अगला प्रश्न है, इसको लगाइए। एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई यहाँ पर करना क्या है, चीज़ों को समझेंगे ध्यान से। यहाँ पर क्या करना है, एक रेलगाड़ी है जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। भाई यहाँ पर अगर प्लेटफॉर्म ट्रेन जब पार करती है प्लेटफॉर्म को, तो उसकी जो दूरी होगा, ट्रेन की दूरी मतलब ट्रेन की लंबाई प्लस से प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई मान लेते हैं L है या फिर x मान लेते हैं, और प्लेटफॉर्म की दूरी क्या है यहाँ पर 200 मीटर है, x + 2 ये हो जाएगा टोटल दूरी। अब इसको पार करती है कितने में सर, यहाँ पर 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड में यहाँ पर पार करती है तो बट्टे 40 कर देंगे। एक क्या निकल रहा है, दूरी बट्टे समय चाल होता है। ट्रेन की चाल तो बराबर हो गया भाई, ट्रेन की चाल तो सेम है, क्योंकि वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है, वही ट्रेन आदमी को पार करती है। तो दोनों का ये जो दोनों कंडीशन में ट्रेन तो एक ही है, तो उसका चाल क्या होगा, बराबर होगा। तो इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना, मात्र यहाँ पर चाल को बराबर कर देना है। तो ये चाल हो गया। अच्छा, जब ट्रेन आदमी को पार करेगी तो आदमी की कोई लंबाई नहीं होता है, यानी ट्रेन खुद अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो अपनी लंबाई क्या है यहाँ पर, ट्रेन का x है। तो x बट्टे कितना समय ले रही है यहाँ पर, 20 सेकंड का, तो बट्टे 20 कर देना है। क्लियर। चलिए 20 × 1 = 20, 20 दूना हो जाएगा यहाँ पर 40। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस का 200, x प्लस का यहाँ पर 200 और बराबर का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा। तो x को जब इधर लेकर जाएंगे तो x घट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 200। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा 200। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है सर, 200 मीटर। भाई यहाँ पर देखिए c यहाँ पर है, हालांकि 200 मीटर इसका राइट आंसर है। 200 मीटर इसका राइट आंसर है। बात क्लियर है, समझ में आया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए इसको। चलिए सर, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग लगाएंगे इसको। इसमें बोला गया कि निम्नांकित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। भाई माध्यिका ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए हैं उसको या तो आप अवरोही क्रम में लिखेंगे या फिर आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही माने घटते क्रम, अवरोही माने बढ़ते क्रम। आरोही माने घटते क्रम, अवरोही माने बढ़ते क्रम। तो आप इसको अवरोही क्रम में लिख लीजिए। अवरोही क्रम में लिख लेंगे यहाँ पर। तो लिखना उखना कुछ नहीं है दोस्तों, माध्यिका जो होती है वो बीच की संख्या होती है। सबसे पहले आप इसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाना है, लेकिन जमाएंगे नहीं, आपको क्या करना है, इस तरीका को समझिए, आपको समय भी बचाना है। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 संख्याएं हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 संख्या इधर हो जाएगा, 5 संख्या इधर हो जाएगा, बीच में 2 संख्याएं बचेंगी, 2 संख्याएं बीच में आएंगी। तो इन्हीं का जो औसत आएगा वही माध्यिका हो जाएगी। अब बीच में 2 संख्याएं कौन कौन आएगी, पहले 5 संख्या को निकालिए। 5 संख्या निकालेंगे, 6वां और 7वां संख्या को आपको यहाँ पर ले लेना है। 6वां और 7वां को यहाँ पर लेना है। तो गौर से समझेंगे यहाँ पर। देखिए भाई, पहले शुरुआत में क्या आएगा यहाँ पर, तो शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पर सबसे पहले सबसे छोटा क्या है, 6 है, माफ कीजिएगा 16 है। 16 के बाद क्या आएगा यहाँ पर, 19 है, 2 हो गया 19। 19 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 28 और 27 भी यहाँ पर है, 27 हो जाएगा। उसके बाद 28, 29, 30 तो नहीं है, 31 आ जाएगा। यानी 5 संख्याएं निकल गई, 5 संख्याएं निकल गई आप यहाँ पर। अब 6वां संख्या लेना है, तो 31 के बाद क्या आएगा यहाँ पर, 32, यहाँ पर लेना है 32। और 32 के बाद क्या आएगा यहाँ पर, 33, 34, 34 आ जाएगा यहाँ पर, 34 को ले लेना है यहाँ पर 34। इसका औसत निकाल देना है, 2 से भाग कर देना है। तो 4 2 6 हो जाएगा, 3 3 6 66 बटे 2 कर देना है। तो भाग देंगे यहाँ पर
33 बार में चला जाएगा। तो इसका जो माध्यिका आएगा दोस्तों वह 33 आएगा। डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। चलिए, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज का दर यहाँ पर ज्ञात करना है। सर बताइए क्या होगा इसका ब्याज दर। भाई यहाँ पर 11/25 का मतलब क्या हुआ, 11/25 का मतलब ये हुआ कि ये 25 क्या है, मूलधन है, और 11 क्या है यहाँ पर, एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। और वही बचपन से आप रटते आए हैं, फार्मूला होता है एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, PRT बटे यहाँ पर 100 होता है। ठीक है, PRT/100। एसआई कितना है यहाँ पर 11 है, मूलधन यहाँ पर 25 है, आर का मान निकालना है, टी का मान यहाँ पर 8 है, बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी आर का मान हो जाएगा 11/2, यानी 2 5 10 1 11, यानी 5 सही 1/2% यहाँ पर ब्याज हो जाएगा, 5 सही 1/2। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। इस सवाल को लगाइए दोस्तों। देखिए इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। भाई लगभग मान आपको बताना है। यहाँ पर क्या बताना है सर, यहाँ पर लगभग मान आपको बताना है। क्या बताना है, तो यहाँ पर लगभग मान यहाँ पर बताने हैं। चलिए लगभग मान बताना है तो लगभग सन्निकट मान इसको बोलते हैं। कैसे निकाला जाता है इसको आपको समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करेंगे। भाई यहाँ पर क्या है 4.49 है, ये लगभग 4.5 नहीं है क्या, बताइए। लगभग ये 4.5 नहीं है सर, बिल्कुल है 4.5, भागा ये 1.49 है, तो लगभग क्या ये 1.5 नहीं है, बोलिए लगभग 1.5 नहीं है। और यहाँ पर माइनस का 3.33 है, तो 3.33 है सर, इसको क्या मान लेंगे, ये लगभग 3.3 ही इसको मान लेंगे, 3.3 मान लेंगे। और फिर इंटू यहाँ पर 3 है और प्लस का साइन है, फिर यहाँ पर 4.5, फिर हो जाएगा यहाँ पर 4.5, बोलिए 15 से भाग देंगे, 15 3 45, इधर हो जाएगा 3 माइनस 3 3 9, 3 3 9 यानी 9.9 हो जाएगा, और प्लस का 4.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 3 7, 4 3 7 दशमलव यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 में से 9 दशमलव यहाँ पर 9 घटा देना है, तो घटाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा भाई, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा, और 9 में से 7 गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, और माइनस, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह लिखते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 2.4 इसका आंसर आएगा, यही इसका निकटतम मान हो जाएगा। तो अच्छा 4 तो नहीं है, 4 तो नहीं, तो इसका मतलब 5 आएगा। भाई माइनस में तो फिक्स है आना है, लेकिन जब यहाँ पर 2.4 नहीं है तो लगभग में यहाँ पर 2.4 नहीं है तो लगभग में यहाँ पर 2.5 आएगा, यानी ए ऑप्शन। ओके, बोलिए लगभग में मान पूछा गया है तो 2.4 तो नहीं है, तो इसका मतलब 2.5 आएगा, वो भी माइनस में आएगा, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन लगाइए। चलिए दोस्तों इसको लगाइए, जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखेंगे इस सवाल में बोला गया कि वामसी के पिता की आयु 50 वर्ष है, उनकी आयु वामसी की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है, तो वामसी की आयु ज्ञात कीजिए। भाई यहाँ पर क्या बताना है, वामसी की आयु आपको यहाँ पर बतानी है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके उत्तर बताएंगे, जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताएंगे। चलिए अच्छा, यहाँ पर हम ही कहते हैं दोस्तों ऑप्शन से हल करते हैं इसको। ऑप्शन से मान लेते हैं कि इसका पहला ऑप्शन सही है, मान लेते हैं कुछ समय के लिए पहला ऑप्शन इसका सही है। अगर पहला ऑप्शन सही है तो आपको करना क्या है, वामसी की आयु अगर 30 वर्ष है, मान लीजिए हमने 30 वर्ष है, तो वामसी के पिता की आयु जो है 50 वर्ष है,
उनकी आयु वामसी की आयु के दोगुने से 20 वर्ष अधिक है। अब भैया वामसी के पिता जो हैं, फादर जो हैं, वो 50 वर्ष के हैं और वामसी को हमने मान लिया यहाँ पर कितना, 30 वर्ष। अब वामसी का जो पिता है, ठीक है, वामसी का जो पिता है, वामसी के आयु से दोगुने से वह 20 वर्ष अधिक है, 20 वर्ष अधिक है। देखिए अब भाई 30 दूना 60 हो जाएगा, वैसे ही दोगुना करेंगे तो वैसे ही 60 हो जाएगा। 50 कहाँ पाएगा, 50 तो आएगा नहीं, इसका मतलब 30 नहीं होगा। 30 नहीं होगा तो इसका मतलब पहला ऑप्शन ये तो गलत है। अब मानते हैं ये 15 यहाँ पर मान लेते हैं, सी जो है, अब यहाँ पर सी आना चाहिए था, सी यहाँ पर आना चाहिए था, आ गया तो क्या करें। चलिए 15 मानते हैं सही है। अगर 15 को सही मानते हैं तो इसका दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30, इसका दोगुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब इससे भी 20 अधिक है क्या, तो 30 20 50 हो गया, सेटिस्फाई है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, 15 वर्ष। बात क्लियर है। तो ऑप्शन से सवाल को बनाने का प्रयास करिए। अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके एक बार बता दीजिए। ठीक है सर, आगे चला जाए। चलिए भाई आगे चलते हैं। देखिए सर, हमारा जो मेन टारगेट होता है वो होता है कि आपका टाइम बचाना। और कैसे टाइम बचाना है, जब आप चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, रिवाइज करेंगे, तब आपका स्पीड पर विशेष ध्यान देना है। स्पीड कैसे तेज होगा सर, प्रैक्टिस करने से। ठीक है, अगर आप ये समझ रहे हैं तो इसका प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्पीड तेज होगा। और हाँ, एक बात हमने आपको बताया नहीं, आपको पीडीएफ भी इसका मिल जाता है। पीडीएफ के लिए क्या करना होता है सर, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होता है, टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद, यही चैनल जो है जो दोस्तों रोजगार विद प्रमोद, तो इसी चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, रोजगार विद प्रमोद जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है। पहले इस सवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। चलिए, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना मेरे भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आसानी से बना पाएंगे आप लोग। करना क्या है, त्रिभुज के संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह है त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे 2/3 बराबर 48 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। 48 बट्टे क्या हो जाएगा सर यहाँ पर, तो यक्स हो जाएगा। भाई यहाँ पर छोटा त्रिभुज का भुजा 2, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48, बड़े त्रिभुज का भुजा 3, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल यक्स मान लिया, यही ज्ञात करना है। यहाँ से काटेंगे 2 से तो 24 दूना 48, 24 यहाँ पर हो जाएगा 24, अरे 24 दूना 48, ठीक तो है सब यहाँ पर। क्या हो गया भाई, देखिए भाई, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, जो त्रिभुज है, दो संगत त्रिभुज अगर हैं तो उनकी भुजाओं के वर्गों का अनुपात उनकी क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। तो इनकी भुजा का वर्ग का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 2/3 का स्क्वायर जो होगा वो एक इसके बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर, छोटे त्रिभुज का 48 है, बड़े त्रिभुज का मान लेते हैं यक्स है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 बट्टे यहाँ पर 3 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा 3 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, बराबर यहाँ से 48 बट्टे यहाँ पर यक्स हो जाएगा। अभी 4 से काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 9 108, यानी यक्स का जो मान आ जाएगा 108 आ जाएगा। तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न बनाइए सर। चलिए यहाँ पर क्या बोला गया कि 3 बैग और 4 पेन का कुल मूल्य 1285 रुपये हैं। भाई यहाँ पर 3 बैग हैं, हम बैग के लिए यहाँ पर बी मान लेते हैं, यानी 3 बैग प्लस 4 पेन का जो मूल्य है
वो कितना है 1285 है, 1200 यहाँ पर 85 है। ठीक है, आगे क्या बोला गया यहाँ पर, जबकि 5 बैग और 3 पेन का मूल्य 1995 है। 5 बैग और 3 पेन का जो मूल्य है क्या है 1900 यहाँ पर 95 दिया गया है। 5 बैग और 3 पेन का मूल्य कितना है तो 1995 है, 1995 है। तो आपसे पूछा गया है सर यहाँ पर 2 बैग का मूल्य 11 पेन के मूल्य से कितना अधिक है। तो आपको बैग का मूल्य निकालना पड़ेगा। एक बैग का मूल्य जब निकाल लेंगे 2 से गुना कर देंगे, 2 बैग का मूल्य निकल जाएगा। कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको 2 बैग का मूल्य पता करना है और 11 पेन का मूल्य पता करना है, उसके बाद दोनों का अंतर निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर समझेंगे सभी लोग। देखिए सर, यहाँ पर आपको b का मान निकालना है। शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ सर। b का मान निकालना है तो क्या करेंगे, जिसका मान निकालना है बस उसको आप क्या करेंगे, ढक लेंगे, छुपा लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इस b को यहाँ पर इसको छिपा लेना है, छिपा लिए। बाकी जो बचते हैं तिर्यक गुना कर देना है, इसका इधर इसका इधर कर देना है। तो 1995 में 4 का गुना करेंगे, 4 पंचे 20 के 0 हासिल का हो जाएगा 2, और 4 9 36 2 38 के 8 हासिल का हो जाएगा यहाँ पर 3, और 4 9 36 36 और 3 39 के 9 हासिल का हो जाएगा यहाँ पर 3, 4 कम 4 3 7, यानी 7980 यहाँ पर हो जाएगा, 7980 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिफरेंट का साइन लगा देना है। फिर 3 का गुना यहाँ पर किस में कर देना है 1285 में। तो 3 5 15 के 5 हासिल का 1, 3 8 24 1 25 के 5 हासिल का 2, और 12 3 36 2 38 यहाँ पर हो जाएगा। बटे नीचे क्या लिखना है यहाँ पर, बटे में क्या आ जाएगा यहाँ पर, बटे में यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ये जो बराबर में है इसको आपको छिपा लेना है, बाकी यहाँ पर गुना कर देना है, इसका इधर और इसका इधर। तो 3 त्रिक का 9, 5 चौको 20, 5 चौको 20, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 11। इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर 5 होगा, और 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा यहाँ पर, और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 7 में से 3 गया तो यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, एक बार देख लेंगे कहीं दिक्कत तो नहीं है कोई। 10 में से 5 गया तो 5, 8 यहाँ पे एक हासिल दे दिया, 7 में से 5 गया तो क्या बचेगा 5 2 7, 2 बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, ये 2 बचेगा, और 9 में से 8 गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, और 7 में से 3 गया तो यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, अब बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, 11 से भाग करेंगे तो 11 3 33, 33 और 8 हो जाएगा, 11 7 77, 77 7 5 12, 5 बचेगा, और 11 5 55, यानी b का जो मान आ जाएगा वह 375 आ जाएगा। b का मान 375, तो p का मान निकाल लेंगे। यहाँ पर p का मान कैसे निकालेंगे भाई, जिसका निकालना है उसको ढक लेंगे, इस बार p वाले को ढक लेंगे, बाकी 1995 का गुना इस 3 में कर देंगे। तो 3 5 15 के 5 हासिल का 1, और 3 और 27 और 1 28 के 8 हासिल का 2, 3 और 27, 27 2 29 के 9 हासिल का 2, 3 कम 3 2 5, और यहाँ पर 5 का गुना 1285 में, तो 5 5 25 के 5 हासिल का 2, 5 40 2 42 के 2 हासिल का 4, 5 2 10 4 14 हासिल का 1, 5 कम 5 1 6। ठीक है, और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा वही 11 ही आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से घटाएंगे, 5 में से 5 गया तो 0, और 12 में से 8 गया तो यहाँ पर बचेगा 4, और 13 में से 9 गया तो 9 4 13, 4 बचेगा। ठीक है, भाग करना 11 से, 11 44, 4 बार में जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पर 40। दोनों का अंतर बताना है तो 375 में से आपको क्या घटाना है 40 घटाना है। भाई 375 में से जब आप 40 को घटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 5 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, 3, यानी 335 होएगा। कितना बचेगा भाई, 335 बचेगा। देख लीजिए एक बार जरा,
कहीं कोई गलती नहीं हुआ है, एक बार देख लेंगे सभी लोग। एक बार यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 5 4 3 7 सब कुछ सही है। कहाँ पर गलती है दोस्तों, ऑप्शन में मिल नहीं रहा है ना। जरा आप लोग बताएंगे कमेंट करके कहाँ गलती हुआ है, गलती कहाँ पर हुआ है दोस्तों। अच्छा माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ पर एक ही बैग और एक ही पेन का मान हमने अंतर निकाल दिया। हमें तो यहाँ पर 2 बैग का मान निकालना है, 2 बैग और 11 पेन का। माफ़ कीजिएगा, गलती हो गई यहाँ पर, गलती यहाँ पर हुआ दोस्तों, ठीक है। गलती हमें कहाँ पर हुआ, हमने ये तो एक बैग का मान निकाला ना, यहाँ पर एक बैग का यहाँ पर मूल्य है और यहाँ पर एक पेन का मूल्य है। भाई हमें तो 2 बैग का यहाँ पर मूल्य निकालना है। 2 बैग का मूल्य क्या हो जाएगा, 2 से यहाँ पर गुना कर देंगे तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1, 2 7 14 1 15 के 5 हासिल का 1 और 2 3 6 1 7, ये 750 आएगा दोस्तों। और यहाँ पर 11 पेन का मान निकालेंगे तो 11 44 यानी 440 ही आएगा, ठीक है। 11 पेन का मान निकालेंगे तो 440 आएगा, यानी 750 में से आपको 440 को घटाना है। तो अब बताइए क्या बचेगा, 0, और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, और 7 में से 4 गया तो यहाँ पर 3 बचेगा, ये 310 इसका राइट आंसर आएगा। 310 आएगा दोस्तों, माफ़ कीजिएगा गलती हो गया था, ठीक है। सुधार कर लिया गया है दोस्तों, ठीक है भाई, सुधार कर लिया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। सर आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर बताइए। देखिए, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 3 4 5 दिया गया है। घनाभ का आयतन LBH होता है दोस्तों। क्या होता है LBH, तो सबका गुना कर देना है, 3 × 4 × 5 कर देना, 5 को 20 3 60 यानी 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, एक संख्या को 15 से विभाजित करने पर 9 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। कुछ नहीं करना है, इसमें जो दूसरा वाला भाजक होता है सर उसी में शेषफल जो होता है उसी में भाग कर देना है। दूसरे वाले भाजक से शेषफल में भाग कर देंगे तो यहाँ पर 9 में भाग करेंगे, 5 से 5 एकम 5, क्या शेषफल बचेगा, यहाँ पर 4 शेषफल बचेगा। शेषफल क्या बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा, ए ऑप्शन, ठीक है। क्या है, जो शेषफल बचता है यहाँ पर उसी में भाग करते हैं दूसरे के वाले भाजक से, तो 5 से भाग कर देंगे किसमें, 9 में, तो 4 यहाँ पर शेषफल बच जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए, इस सवाल को पढ़िए आप लोग पहले। चलिए ये सवाल 19 नंबर चार्ट वाला सवाल है, आप लोग इसको पढ़ के आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है भाई। चलिए ये सवाल आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। नहीं लग पाएगा तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, ये क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20वां। चलिए लगाइए इसको। देखिए, एक वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य 13,200 रुपये है। इसे एक खुदरा विक्रेता को 25% और 15% की 2 क्रमिक छूटें देकर बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को यानी इसके नए सूची मूल्य पर 25% छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य कितना रखना चाहिए। अब देखिए होता क्या है इस सवाल में। देखिए भाई, इस सवाल में क्या हो रहा है, एक वॉशिंग मशीन का सूची मूल्य 13,200 रुपये है, यानी 13,200 रुपये इसका सूची मूल्य है। अब यहाँ पर एक खुदरा विक्रेता को 25% और 15% 2 क्रमिक छूट देकर बेचा जाता है। एक खुदरा विक्रेता गया और खुदरा विक्रेता को बेचा गया है भाई 25% और 15% का छूट देकर, तो 25 और 15% का छूट दिया गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भाई, 25% का मतलब होता है 1/4, तो 3/4 में बेचा गया। 15% का मतलब 5 × 15 यानी 5 × 15, 3 बटे यहाँ पर 20 हो जाएगा, यानी 20 का सामान 3 में छूट यानी 17 में बेचा गया है। 17 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 17 बटे यहाँ पर 20 होगा। अब यहाँ से निकाल लिया जाएगा कि जो खुदरा विक्रेता है उसने कितने में उसको खरीदा है। खुदरा विक्रेता के लिए क्या है, खुदरा विक्रेता के लिए यहाँ पर ये CP यानी क्रय मूल्य आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर काट के छोटा कर देंगे, यहाँ से 0 से 0 पहले काट देंगे और 4 से काटेंगे अगर आप 4
3 12, 1 4 3 12 1 0, 2 से काटेंगे अगर आप यहाँ से, 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 2 5 10, ठीक है। यानी 17 3 51 में यहाँ से गुना करेंगे 51 से, तो यहाँ पर 5 6 1, 5 5 25 के 5 हासिल का यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 6 30, 2 32 के 2 हासिल का 3, 5 1 5 3 8, 5 6 5 11, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ से 8, 84 15 हो जाएगा। यहाँ पर क्या, ये 84 15 ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है, लेकिन जो खुदरा विक्रेता गया है, खुदरा जो व्यापारी गया है, उसके लिए ये क्या है, क्रय मूल्य है। अब यहाँ से आप सीपी और एसपी यानी एमपी और सीपी का रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई, देखिए इसमें बोला गया है ना, यहाँ पर 25% छूट देने के बाद अपने क्रय मूल्य पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है। अब भाई जो छूट देते हैं ना, उसको घटाते हैं, छूट घटाएंगे। तो अगर लाभ अर्जित करना चाहता है तो 100 में जोड़ेंगे लाभ को, तो यहाँ पर एमपी का रेशियो पता चल जाएगा, यानी 120 यहाँ पर हो जाएगा, 120, ठीक है। और 25% छूट है, 100 में से अगर छूट को घटाएंगे तो यहाँ पर सीपी का रेशियो आएगा, तो हो जाएगा 75, ठीक है, 75 हो जाएगा। यहाँ पर ये 75 हो जाएगा। क्लियर है, बोलिए भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत, बोलिए, यहाँ से कोई दिक्कत है? तो चलिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सीपी जो है 75 का मान दिया गया है। 75 का मान कितना दे रखा है यहाँ पर भाई, 8 4 1 5 दिया गया है। तो आपको एमपी यानी 120 का मान निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 8 4 1 5 और बटे में यहाँ पर दोस्तों 75 और गुणे यहाँ पर 120। चलिए काटिए भाई, जो कटने वाला है। पहले नंबर आप इसको काट दीजिए, कितना से, पहले नंबर आप 5 से काटेंगे तो 15 5 75, 5 से काटेंगे इसको, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 6 30, 5 8 40, 5 3 15। अभी भी यहाँ पर काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 से काटेंगे, 3 5 15, 1 बचेगा, 3 6 18, 3 एकम 3, 5 से काटेंगे, 24 पंजे 120, यहाँ पर 24 से गुना कर देंगे। 24 से गुना करेंगे दोस्तों, इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। इकाई का अंक 4 आएगा भाई, ये तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि इकाई का अंक इसमें 6 है। अभी इसमें आप फंस गए, 24 का गुना करना है। अगर आपको 24 का गुना इसमें करना है तो आप कैसे करेंगे भाई, चलिए यहाँ पर डिजिटल सम लगा देते हैं, डिजिट सम लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 1 7 5 12 का मतलब 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 2 6, 6 3 18 का मतलब 9, 9 का मतलब डिजिटल सम इसका हो जाएगा 0। अब इन चारों में से किसका डिजिटल सम 0 है, तो देखिए यहाँ पर 6 3 9 खत्म, 6 1 7 4 11, 11 का मतलब 2 हो जाएगा, इसका डिजिट सम 0 नहीं आएगा। 6 3 9 खत्म, 4 4 8 1 9, यानी इसका डिजिट सम 0 आ रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं, 6 3 9 खत्म, 4 4 8 1 9, इसका भी डिजिट सम यहाँ पर दोस्तों 0 ही आ रहा है। अच्छा, दोनों का डिजिट सम 0 आ रहा है, अब तो मामला गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर आपको गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको गुना करना पड़ेगा, या फिर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों 17 से काट कर, 17 से भाग देकर चेक कर सकते हैं, 17 से भी भाग देकर चेक कर सकते हैं। 17 9 153, नहीं, गुना कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पर गुना ही कर दीजिए। 5 6 1 में 24 का गुना करेंगे तो क्या होगा भाई, 4 एकम 4, 4 6 24 के 4 हासिल का 2, 4 5 20 और 2 22, ये हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 6 12 के 2 हासिल का 1, 2 5 10 1 11, तो यहाँ से 4 होगा और फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी 54। सॉरी, यहाँ पर 2 यहाँ 2 है दोस्तों, ये 2 है, ठीक है, यहाँ पर 2 है, तो 4 2 6 हो जाएगा, यानी 64 आएगा लास्ट में, 64 लास्ट में आएगा, ठीक है, 64 लास्ट में आएगा। और फिर 4 आएगा यहाँ पर, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पर 1, 13 13 4 6 4, 13 4 6 4, 13 4 6 4, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा से हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, इसको बनाइए जल्दी से। देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे लगाना है, चीज़ों को समझेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ पर ये माइनस घात है, यहाँ पर घात क्या है, माइनस में है। ये माइनस से जब प्लस में लाएंगे तो 25/64, यानी इसको लिख सकते हैं 5/8 पर घात 2 पर घात 3 यहाँ पर 2 कर देंगे। 2 से कट जाएगा, यानी इसको लिखा जा सकता है सर इस पे घात 3। क्या लिख सकते हैं, इस पे घात 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, घात 3 लिखेंगे। इंटू ये हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 2/5 पर घात यहाँ पर 4 होगा, 4 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में है तो यहाँ पर अंडर रूट 1/32 लिख देंगे। यहाँ पर 1/32 पर घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3। और अंडर रूट हटाएंगे तो 1/5 घात इस पर और आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं, ये भाग का साइन है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/2 पर 2 पर 5 घात का मान होता है सर यहाँ पर कितना, 32। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 पर घात 5 लिख सकते हैं। और इस पे घात 3 है, गुणे यहाँ पर 1/5 है, 5 से कट जाएगा। यानी इस पे लिखा जा सकता है घात 1/2 पर घात 3, 1/2 पर घात कितना, 3। एक गुणा में जब बदलेगा तो पलट जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 5/8। 3 घात है, 3 बार गुना कर देंगे। 3 घात है तो 3 बार यहाँ पर गुना किया जाएगा। तो 5/8 गुना 5/8 गुना 5/8, 3 बार, ठीक है। और यहाँ पर 2/5 4 बार लिखेंगे, 2/5 2/5 2/5 4 बार हो गया। और ये गुणा में बदलेगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे चल जाएगा। तो 2/1 होगा तो कितनी बार, 3 बार, तो यही लिख देंगे 3 बार 2, ठीक है। चलिए काट देंगे भाई, जो कटने वाला है। 3 5 ऊपर है, 3 5 यहाँ से नीचे से कैंसिल, ठीक है। और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 कैंसिल। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 कैंसिल। 2 1 कम 2, 2 चौको 8। ऊपर क्या बचा है, 1 बचा है। नीचे क्या बचा है, 4 गुणे 5 बचा है, 5 गुणे 4, यानी 4 5 20। तो 1/20 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, 1/20, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कुशल है। भाई अनु है और बिन्नी है, अनु और बिन्नी है। अनु जो है, अनु है और कौन है, तो यहाँ पर बिन्नी है। अनु बिन्नी से 4 गुना कुशल है। भाई बिन्नी की अगर कुशलता 1 तो अनु का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वे एक साथ मिलकर एक कार्य को 12 घंटे में कर सकते हैं। तो भाई अगर 5 की क्षमता से काम करेंगे 12 घंटा में, तो टोटल काम हो जाएगा 12 5 60। टोटल काम क्या आ जाएगा, 12 5 60। अनु अगर करेगी अकेले तो अनु 4 की क्षमता से करेगी तो 15 चौको 60, 15 घंटे का या 15 दिन का समय ले लेगी। घंटा है तो घंटा 15 घंटा, 15 घंटे का समय लगी, यानी सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक। चलिए इसको लगाइए, इस चार्ट को पढ़िए और यहाँ पर आपको क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर दोस्तों इसमें क्वेश्चन नहीं टाइप किया गया है, तो इसको जरा आप लोग छोड़ देंगे, अभी इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं लिया गया है, क्वेश्चन छूट गया है। इसको बनाइए। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 15,625 है। यह 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% बढ़ती है, लेकिन तीसरे वर्ष 22% घट जाती है। तीसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। भैया यहाँ पर कस्बे की जनसंख्या कुछ इस प्रकार से है। एक कस्बा है जिसकी जनसंख्या इस समय क्या है, वर्तमान जनसंख्या यहाँ पर 15,625 दिया गया है। अब ये हर साल 2 क्रमागत वर्ष में 8% बढ़ती है, यानी 108 हो जाती है। 108/100 कर देंगे। और अगले साल ये 12% की वृद्धि होती है, यानी 112 हो जाती है। 112/100 कर देंगे यहाँ पर। और तीसरे वर्ष में 22% घट जाती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 78/100। ये हो जाएगा यहाँ पर तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या।
तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर, आप इसको काटेंगे, आप इसको काटिए, 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, 5 से काटेंगे तो 20 5 100, अभी भी ये 5 से कटेगा तो 5 चौको 20, 5 से काटेंगे 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, इसको आप काट दीजिए 25 से, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 25 25 सैया में 625, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, खत्म हो गया, बोलिए खत्म हो गया नहीं हो गया, खत्म हो गया। इसको काटेंगे 4 से तो 4 1 कम 4, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से तो ये नहीं कटेगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 बचेगा, 4 8 32, 4 से काटेंगे 4 7 28, 7 बार में जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 7 28, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पर इकाई अंक देख लेते हैं, यहाँ पर 7 7 49, 9 8 72, इकाई अंक 2 आएगा, जीरो वाले ऑप्शन कट जाएंगे, जीरो वाले ऑप्शन यहाँ पर कट जाएंगे। बाकी आप यहाँ पर डिजिट सम देख सकते हैं दोस्तों, 7 2 9, 9 का मतलब जीरो, यानी जिसका डिजिट सम जीरो आ जाएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए कितना है भाई, यहाँ पर आप देखिए 4 + 4 8 1 9 खत्म, 7 2 9 खत्म, इसका डिजिट सम जीरो है, इसका चेक करिए 4 4 8 1 9, इसका डिजिट सम 2 आएगा, ये तो गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला जो है सी यहाँ पर टाइप किया गया है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 14,742, 14,742 इसका राइट आंसर है। डिजिट सम के बारे में दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो कमेंट करिएगा, आप लोगों को सारा का सारा जो इसका फंडा होता है समझा देंगे, बता देंगे। अगला प्रश्न है, इसको बनाइए। इसको बनाइए सर। देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या तो आप थीटा का मान रख कर बता दीजिए कितना होगा। थीटा का मान रख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, ध्यान रखिएगा थीटा का मान 45 नहीं रखेंगे, 45 रख लेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आप थीटा का मान 30 रख लीजिए, 30। 45 क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर सेक है और यहाँ पर कोसेक है, हालांकि आप चेक कर लीजिए किस पर आ सकता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे सर आप 45 न रख के 30 रखिए। आप 30 रखेंगे थीटा का मान तो आप इसका आंसर आसानी से बना पाएंगे। 30 रख के आप चेक कर लीजिए क्या आ रहा है। अगर आप थीटा का मान 30 रख लेते हैं सर, तो क्योंकि यहाँ पर बोला गया ना थीटा का जो मान है 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो 45 भी आएगा, 30 भी आएगा, 45 भी आएगा, 60 भी आएगा, ठीक है। तो इसमें से कोई रख सकते हैं, लेकिन 45 नहीं रखिएगा, 30 रख के चेक कर लीजिए। अगर आप 30 रखते हैं तो क्या आएगा आप लोग कमेंट करके उत्तर बता दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इसको बनाइए सर। चलिए गौर कीजिएगा इस सवाल पर। 3 पेनों और 2 पेंसिलों का मूल्य 53 रुपये है, और 2 पेनों और 5 पेंसिलों का मूल्य 50 रुपये है। 5 पेनों और 3 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए 3 पेन है, 3 पेन है और प्लस 2 पेंसिल है, पेंसिल के लिए पेन लिख दे रहे हैं। इसका जो मूल्य है वह 53 रुपये है, 53 रुपये है। और फिर यहाँ पर दिया गया है कि 2 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य कितना है, तो यहाँ पर दिया गया है 50 रुपये है। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, पहले एक पेन का मूल्य निकालिए कितना होगा। एक पेन का मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पेन का निकालना, पेन वाले को नहीं छूना है, उसको ढक लेना है। बाकी 50 का गुना इस 2 में कर देंगे, 50 दूना 100, यहाँ से 100 हो जाएगा। और 53 का गुना 5 में करेंगे, 5 या 15 के 5 हासिल का 1, 5 5 25 1 26, यानी 265 हो जाएगा। घटाएंगे यहाँ पर तो 165 बचेगा, 165 यहाँ पर बचेगा। बटे में लिखना है, यहाँ पर बटे में क्या लिखना है, इसको आपको ढक लेना है बराबर के जो दाहिने 53 और 50 से दिया गया है, बाकी इसका गुना कर देना, तिर्यक इसका इधर इसका इधर। तो 5 या 15, 2 दूना 4, 15 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 15 में से 4 गया तो 11 बचेगा। 11 कम 11, 11 5 55, यानी एक पेन का जो दाम आएगा 15 रुपये आ जाएंगे। तो यहाँ पर सर 5 पेन का दाम क्या आ जाएगा, 15 5 75 रुपये, 75 रुपये। पेंसिल का निकाल लेंगे, यानी पीएन का मान निकाल देंगे यहाँ पर, पीएन का। तो पीएन का मान निकालेंगे, पीएन वाले को ढक लेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, बाकी 50 का गुना 3 में 150, और 53 दूना हो जाएगा 106। तो 150 में से 106 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 44,
बटे यहाँ पर 11, 11 44, 4 आ जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य, हमें तो 3 पेंसिल का मूल्य निकालना है, तो 3 चौको 12 हो जाएगा। लेकिन टोटल क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे सभी को, तो 5 2 7, इकाई अंक 7 आएगा। एक ही ऑप्शन है 87। बाकी जोड़ दे दीजिए, 5 2 7, 7 1 8, 87 आएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। चलिए भाई, यहाँ पर इस सवाल का उत्तर बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यक्स का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पहले चीज़ों को समझिए। देखिए भैया, यहाँ पर 4 यक्स है, तो इसको 4 यक्स लिख सकते हैं ऐसे, माइनस यहाँ पर 4 यक्स पर -1 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 पर यक्स और इंटू 4 पर -1, या लिख सकते हैं इसको हम 1/4 लिख सकते हैं क्या, बताइए भाई। इसको लिखा जा सकता है इस प्रकार से, इसको वास्तव में लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए 4 पर -1 लिख सकते हैं, तो -1 घात है, इसलिए इसको हम इनवर्स में लिखेंगे अगर, तो 1/4 लिख सकते हैं। और बराबर इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 हो जाएगा। 24 यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 यक्स है, यहाँ पर घात है यक्स दोस्तों, ये घात यक्स है। इसमें और इसमें 4 यक्स कॉमन ले लेंगे अगर आप, तो 4 पर यक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस का 1 - 1/4 बचेगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, 24। 4 1 कम 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, यानी 4 पर घात यक्स इंटू 3/4 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 24। 24 3 8 24, 8 चौको 32, यानी 8 चौको 32, यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना, इधर 32। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 पर घात 2 यक्स हो जाएगा, 4 यक्स को लिख सकते हैं इसको, और बराबर 32 को लिख सकते हैं 2 पर घात 5, क्या लिख सकते हैं, आधार बराबर तो घात भी बराबर हो जाएंगे, तो 2 यक्स बराबर 5 हो जाएगा, तो यक्स का मान हो जाएगा 5/2, 5/2। अरे कहाँ गलती हुआ भाई, बोलिए कहाँ पर गलती हुआ है। अच्छा, गलती नहीं हुआ दोस्तों, हमने मान यहाँ पर इसका पूछा गया है, यहाँ पर इसका मान पूछा गया है। तो अगर आप यक्स का मान निकाल लिए हैं, इसको हम मिटा दें या फिर आगे पेज ले लेते हैं, अगले पेज में समझाते हैं आपको। देखिए यक्स का मान जो आया है 5/2 आया है, यक्स का मान जो आया है क्या आया है, 5/2 आया है। तो आपको मान किसका बताना है सर, यहाँ पर 2 यक्स माइनस 1, 2 यक्स माइनस का 1 बटे में 2 यक्स प्लस का 3, 2 यक्स प्लस का 3, इसका मान बताना है। तो यक्स की जगह रखिए यहाँ पर, तो 2 गुणे 5/2 होगा माइनस का 1, और 2 गुणे 5/2 होगा, और प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 2 से कैंसिल, 5 में से 1 गया तो यहाँ पर 4 बटे 5 3 8, यानी 1/2, 1/2 इसका राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, पहला ऑप्शन। ठीक है, चलिए इस सवाल को लगाइए। अगला सवाल है, और यही क्या है आज का, ये लास्ट सवाल है दोस्तों, यही यहाँ पर लास्ट सवाल है। चलिए बनाइए इसको। 3 पाइप ABC एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे में भर सकते हैं। भैया 3 पाइप लगे हुए हैं ABC, और ये एक टंकी को भाई A B और C एक टंकी को 5 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। तो टोटल टंकी की क्षमता निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम जो होगा वही टोटल टंकी की क्षमता। तो 8 5 40 या 12 120 हो जाएगा। 5 24 पंजे 120 यहाँ से हो गया, और 15 8 120, 15 इधर चला गया, 12 दहिया में 120, 10 बार में यहाँ चल जाएगा। अगर बोला गया कि यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। भाई 120 लीटर का टंकी है, सबको एक साथ खोलेंगे तो कितने की क्षमता से भरेंगे, सबको जोड़ देंगे। 24 + 15 + 10 यानी क्या हो जाएगा 49, 49 की क्षमता से यहाँ पर भरा जाएगा। भाग देंगे 49 दूना 98, 49 दूना 98, 98 और 49 दूना 98 हो जाएगा। यहाँ पर 98 में जब आप 22 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी 2 सही 22/49 हो जाएगा। 2 सही 22/49 घंटे का समय लगेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्लियर है, बी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोगों ने 28 क्वेश्चन कर लिया है। आप लोग अब हमें बता दीजिए कमेंट करके कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन अपने मन से बनाए हैं। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर हम लोग आगे अगले सेट को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।